हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंटिस्ट। तो जैसे अपनी पूरी सीरीज चली थी जिसके अंदर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरीज कर रहे थे, तो कल जैसे हम लोगों ने पीगेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी कंप्लीट करी थी, तो आज उसी के अंदर मैं आप लोगों के लिए सिग्मॉइड फ्रॉइड की जो हमारी साइको एनालिटिकल थ्योरी है वो लेके आई हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। ओके, स्टार्ट करते हैं। साइको एनालिटिकल थ्योरी क्या होती है? सी, इसमें दो वर्ड है। पहला वर्ड साइको, दूसरा एनालिटिकल। साइको जो रहता है ना वो आपके माइंड से रिलेटेड रहता है, यानी आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। और एनालिटिक का मतलब है कि जब आपको साइकोलॉजी को, यानी आपके जो एक्शंस आप लोग कर रहे हैं ना, जो आपकी साइकोलॉजी है उसको एनालाइज करने लग जाए और फिर उसको समझ के कोई चीज के अंदर कोई एक्शन आप लोग फंक्शन कंप्लीट करें, ठीक है, एक्शन कंप्लीट करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये जो थ्योरी थी वो हमें किसने दी थी? सिग्मॉइड फ्रॉइड ने दिया था, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सिग्मॉइड फ्रॉइड ने क्या बोला था इस थ्योरी के अंदर। फ्रॉइड सेड दैट पर्सनालिटी इज मेड अप ऑफ थ्री मेजर सिस्टम्स कॉल्ड इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। जो फ्रॉइड थे उन्होंने हमारी पर्सनालिटी को, यानी किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को तीन मेजर सिस्टम्स में डिवाइड किया था, जिसमें हमारा पहला आता है इड, दूसरा आता है हमारा ईगो और तीसरा आता है हमारा सुपर ईगो, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये तीन हमारे पर्सनालिटी के टाइप्स होते हैं। ये तीनों जो है कभी कभी एक दूसरे के रिलेशन में और कभी कभी एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में काम करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आगे फर्दर वाली स्लाइड्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इड, ईगो और सुपर ईगो क्या होते हैं और इन लोगों का कैसे कैसे आपकी पर्सनालिटी को बनाने में या फिर बिगाड़ने में किस तरीके से रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट रीड करते हैं। Freud believed that the id, ego, and superego are in constant conflicts, okay, and that adult personality and behavior are rooted in the results of these internal struggles throughout childhood. सिग्मंड फ्रॉइड ने ऐसे बोला कि ये जो इड, ईगो और सुपर ईगो होते हैं ना, ये आपके चाइल्डहुड से लेकर आपकी अडल्टहुड तक ये लीड करते हैं, ठीक है। यानी जब आप छोटे होते हैं तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, आपकी किसी भी एक्शन को करने की या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो अलग तरीके की होती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना, ये जो आपका इड, ईगो और सुपर ईगो वाला कॉम्पोनेंट है ना, वो एक दूसरे के साथ एक कॉन्स्टेंट वर्क करते हैं और कभी कभी एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। एक की डिमांड कुछ और है, दूसरे की डिमांड कुछ और है, तीसरे की डिमांड कुछ और है, ठीक है। ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जैसे चाइल्डहुड से आप अडल्टहुड की तरफ मूव करते हैं, तो उसके अंदर आपकी ये जो तीनों जो हमारी पर्सनालिटी के तीनों सिस्टम्स हैं, ये एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट होने लग जाते हैं और आपको समझ में आने लग जाता है कि इस वक्त पे आपने इड का काम में लेना है, इस वक्त पे ईगो का और इस वक्त पे सुपर ईगो का, ठीक है। आगे रीड करते हैं। He believed that a person who has a strong ego has a healthy personality and that imbalances in his system can lead to neurosis. अब देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बताया वो बताया हमारा ईगो। ईगो क्या होता है ना, हमारे इड और सुपर ईगो के बीच का एक रास्ता होता है। जैसे हमारे पास ऐसा अगर हमारे पास तीन रास्ते आ गए हैं, ठीक है, अगर हमारे पास दो राय हैं मान लो एक तरीके से कि या तो हम इस पे चलेंगे या फिर हम इस पे चलेंगे। अब आपकी ऐसी चॉइस है कि आप, भाई मैं इस पे भी नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरे लिए इस कुछ रीजंस है, इस वजह से ये सेफ नहीं है, और ये वाला जो है वो मेरा इस तरीके से सेफ नहीं है। तो आप क्या करते हैं, जो आपका ईगो होता है ना, वो आपको एक तीसरा रास्ता डेवलप करवा देता है, जिससे आप क्या है अपने इड को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं और अपने सुपर ईगो को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं। ईगो जो है वो इन इड और सुपर ईगो के लिए इंटरमीडिएट के जैसे काम करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इड, ईगो और सुपर ईगो होता क्या क्या है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इड क्या होता है। ओके, द इड इज द मोस्ट प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब सबसे स्टार्टिंग की स्टेज है, ठीक है। इड, द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द थ्री स्ट्रक्चर्स इन इज कंसर्न विद द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वर्ड्स को आप नोट करते जाना। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक फिजिकल नीड्स एंड अर्जेस। जो हमारा इड होता है ना, वो एक तरीके से जो है ना, आपकी जो डिमांड्स होती है ना, आपकी जो इंस्टेंट नीड्स होती है, उनको इंस्टेंटली कंप्लीट करना। यानी मुझे अगर ये चीज चाहिए तो ये चीज अभी ही चाहिए। अगर मेरे को उस चीज की अर्ज है, यानी मुझे उस चीज की रिक्वायरमेंट है या मुझे उसकी इच्छा है, एक तरीके से इच्छा जो चीज होती है ना, वो इड पे काम करती है कि मेरी तो यही इच्छा है, मुझे तो यही करना है, ठीक है। तो वो वाली जो चीज है ना, वो आपका इड वाली चीज होती है। जैसे इसमें ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप किसी स्ट्रेंजर के पास से भी निकल रहे हो और अगर वो आइसक्रीम खा रहा है ना,
तो आपको उस टाइम पे ऐसा समझ नहीं आएगा कि मेरे को इसकी आइसक्रीम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर मैं खुद के लिए खरीद लेता हूँ, वो चीजें बाद की बात है। उसको आइसक्रीम चाहिए तो वो उस स्ट्रेंजर के हाथ से आइसक्रीम छीन के भी खा सकता है। इस लेवल तक का काम जो है वो इड कर जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इसको मैं आपको आगे स्लाइड्स के अंदर बहुत फर्दर तरीके से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी आपने जो इड के बारे में समझना है वो ये समझना है कि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस पे काम करता है। आपकी जो बेसिक फिजिकल नीड्स होती है और जो अर्जेस होती है उनको कंप्लीट करने का काम करता है, ठीक है। ये जो ऑपरेशन होता है ना, ये हम लोग एंटायरली अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में करते हैं, यानी बस हमने हमारे दिमाग में सोचा ये है तो बस ये ऐसे ही होगा, इसको इस तरीके से सोचते हैं। हम लोग कॉन्शियसली उस चीज के बारे में लॉजिक नहीं लगाते हैं, हम लोग इलॉजिकली उस टाइम पे सोच रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम लोग कॉन्शियस माइंड से सोचेंगे तो हम लोग उसमें लॉजिक लगाएंगे कि मुझे वो आइसक्रीम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो एक स्ट्रेंजर है। तो ये जो चीज है ये आप अपने कॉन्शियस माइंड के साथ में सोचते हो, ठीक है। लेकिन जो इड होता है ना वो आपका वो अनकॉन्शियसली सोचते हैं, ठीक है। आई होप आपको इड समझ आ गया होगा। अब इसकी थोड़ी सी और चीजें देखते हैं हम लोग इड के बारे में। इड जो होता है ना वो आपका ओरिजिनली आपका इड क्या होता है ना, वो ओरिजिनल सिस्टम होता है आपकी पर्सनैलिटी का। यानी जब आप धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही होती है तो एक जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसको तो बस इतना सा ही है कि अगर भाई मेरे को बाहर जाना है या फिर मेरे को ये ड्रेस पहननी है तो मुझे यही ड्रेस पहननी है। अगर आपने कोई दूसरी ड्रेस पहना दी ना तो फिर वो नाराज हो जाएगा, फिर वो गुस्सा हो जाएगा, मतलब वो अपना प्लेजर नहीं ले पा रहा है उस चीज के अंदर, ठीक है। तो आपका जो इड होता है ना वो आपके प्लेजर से रिलेटेड होता है हमेशा। क्योंकि आप बहुत, ये सबसे बेसिक है तो ये बहुत प्रिमिटिव स्टेज के ऊपर, बहुत ही छोटी स्टेज के ऊपर ये डेवलप हुआ होता है, ठीक है। और कुछ लोग जो है ना उनके अंदर से ये इड वाली चीज जाती ही नहीं है, ये उनका प्लेजर वाली चीज हो जाती है, उसकी जिद बन जाती है एक तरीके से कि अगर मुझे ये काम ऐसे करना है तो ये मुझे काम ऐसे ही करना है, ये वाली चीज हो जाती है, ठीक है। फ्रॉइड ने इड को क्या बोला है, ट्रू ट्रू साइकेट्रिक रियलिटी बोला है। जो हमारे फ्रॉइड है उन्होंने इड को ट्रू साइकिक रियलिटी बोला है, यानी साइकिक यानी जो हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल पे जिस चीज को रियलिटी मान के चलते हैं ना, वो चीज उन्होंने जो बोली है उसको इड के लिए बोला है। इसके अंदर क्या होता है ना, हम लोग सब्जेक्टिव नॉलेज होती है हमारे पास ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होती है इस टाइम पे। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हमने उस चीज को बस देख लिया, ये चीज मुझे चाहिए तो चाहिए, हम लोग उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए उसकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं देखते कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, ठीक है। आपका जो इड होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। अब मैं एक बार इसको पूरा एक्सप्लेन करके फिर आपको एक बार पूरा इड जो है वो समराइज करवा दूंगी, फिर ऐसे ही हम लोग ईगो को भी समराइज करेंगे और फिर सुपर ईगो जो है उसको भी इस तरीके से समराइज करवा दूंगी, तो आप लोग को एक बार उसका क्रक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग इड कंप्लीट करते हैं। इट हैज प्लेजर प्रिंसिपल। इट जो होता है वो आपका प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसको रीड करते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इट मीन्स दैट इफ द पर्सन हैव एनी काइंड ऑफ टेंशन from external source or from internal source, the it help in releasing the tension. It tries to make the person to come into comfortable low energy state. यानी आपका जो एड है ना वो एक तरीके से प्लेजर प्रिंसिपल्स पे काम करता है, यानी प्लेजर प्रोवाइड करने के लिए उसमें काम करता है। तो इसका एग्जांपल उन्होंने दिया है कि अगर कोई इंसान जो है वो टेंशन के अंदर है तो आपका जो इड है ना वो आपको प्लेजर देने की कोशिश करेगा, यानी आपको कुछ ऐसे इमेज क्रिएट करेगा आपके माइंड के अंदर जिससे कि आप मतलब एक आपको इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाएगा जहां पे आप ये सोचोगे कि ओके ये काम ऐसे हो गया, मतलब अब जो है मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। जैसे मान लो आपको बहुत टेंशन है कि आपका जेआरएफ होगा या नहीं होगा, आपका नेट क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, तो आपका जो इड जो है ना उस टाइम पे वो थोड़ा पावरफुल आपके माइंड में होके और आपको कंफर्ट करने की कोशिश करेगा और आपके ब्रेन में ऐसे थॉट्स लेके आएगा कि आप ये इमेजिन करना स्टार्ट कर दोगे कि ठीक है मेरा जेआरएफ हो गया, तो आप कुछ के बारे में पॉजिटिव थॉट्स सोचना शुरू करोगे कि जब मेरी जेआरएफ की ग्रांट आएगी तो मैं ना इधर शॉपिंग करूंगी या फिर मेरी पीएचडी अच्छे से हो जाएगी, मैं मेरे सारे एक्सपेंसेस कवर कर पाऊंगी पीएचडी के उसके अंदर, है ना, ऐसे कर लूंगी मैं वैसे कर लूंगी। तो ये जो होता है ना ये एक तरीके के प्लेजर थॉट्स होते हैं, ये आपको एक माइंड की एक अलग ही स्टेट में ले जाता है जहां पे आप जो है वो अपने टेंशन को रिलीज कर पाते हैं, ठीक है। तो आपका जो इड है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब ईगो पे जाने से पहले मैं आपको इड का जो है वो एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंपल दो तीन जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें बता देती हूँ। इड जो है वो सबसे प्रिमिटिव स्टेज होती है, ठीक है। दूसरा, ये आपकी बेसिक फिजिकल नीड्स के ऊपर रिक्वायर्ड करती है, ठीक है। तीसरा, कि आप लोग इसमें अनकॉन्शियसली काम करते हैं, ठीक है।
यानी आप कॉन्शियसली कुछ भी सोचते नहीं है। तीसरा, ये जो इड जो होता है वो हमारी ट्रू साइकिक रियलिटी होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट कि जो हमारा इड होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी आपके अंदर अगर आपने कोई भी टेंशन आ रही किसी भी काम को लेके, तो ये आपको कोशिश करता है कि आप किसी भी तरीके से कंफर्टेबल जोन में वापस आ जाओ आपके, ठीक है। आई होप आपको इड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ईगो पे। ओके, ईगो क्या होती है? ईगो का मतलब होता है रियलिटी, यानी जो चीज आपके सामने है या फिर जो चीज आपको रियल दिख रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इन दिस द पर्सन हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन द माइंड इमेज एंड द रियलिटी। जैसे मैंने आपको इड के अंदर एक्सप्लेन किया था कि जो है ये प्लेजर प्रिंसिपल्स पे काम करता है, यानी आपके माइंड में एक ऐसी इमेज ड्रॉ कर देता है कि उससे आपकी टेंशन रिलीज होती है, लेकिन वो चीज रियलिटी में तो नहीं है ना आपके पास में अभी। मतलब आपने सिर्फ इड के टाइम में आपने ये सोच लिया कि मेरी जेआरएफ आ जाएगी, तब उस टाइम पे मैं ये ऐसे ऐसे काम फिनिश कर लूंगी मेरे, लेकिन अभी रियलिटी में आई तो नहीं है ना वो जेआरएफ। तो आपको जो ईगो होता है ना, वो आपको आपकी माइंड इमेज और रियलिटी के अंदर डिफरेंस डेवलप करना एक्सप्लेन करता है, यानी आपको डिफरेंस क्रिएट करना बताता है कि क्या आप लोग इमेजिनरी सोच रहे हैं और क्या आपके पास रियलिटी के अंदर है, ठीक है। आपने माइंड इमेजिन सिर्फ इतना किया है कि मेरे को जेआरएफ चाहिए, और रियलिटी ये है कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो चीज आपको एक्सप्लेन करेगा वो आपको आपका ईगो एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। इट इज लेस प्रिमिटिव देन द इड and has partially conscious and partially unconscious। यानी जैसे हमने इड के लिए बात करी थी कि वो हमारी मोस्ट प्रिमिटिव होती है, यानी सबसे पहले की स्टेज होती है। तो जो हमारी ईगो है वो उसके सेकंड नंबर पे आती है। तो उसके अंदर क्या होता है ना, हम लोग पार्शियली तो कॉन्शियस लेवल पे सोचते हैं और पार्शियली अनकॉन्शियस लेवल पे सोचते हैं, ठीक है। यानी जब मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि आपके पास दो राहें हैं, तो उस दो राह में से आपने जो है वो बीच का रास्ता चूज करना है, यानी एक तीसरा ही रास्ता चूज करना है। तो ये जो तीसरा रास्ता होगा ना, ये आपको ईगो लीड करेगा, ईगो लेके जाएगा आपको इस तीसरे रास्ते पे। इस वजह से फ्रॉइड ने इसको सेल्फ का नाम दिया है, यानी इसके अंदर हम सिर्फ हमारे बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन थोड़े से लॉजिकल तरीके से सोच रहे होते हैं, ठीक है। आपका जो ईगो होता है ना, वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे हमारा इड जो था वो हमारा प्लेजर प्रिंसिपल पे काम कर रहा था, यानी आपको चाहे कैसी भी थॉट दे वो, कि आपके लिए वो अभी आपके पास वो है या नहीं है, वो इमेजिनरी थॉट्स आपको दे रहा है, तो उससे आपको थोड़ी देर का प्लेजर मिल रहा है। लेकिन आपका जो ईगो होता है ना, वो थोड़ा समझदार लेवल का पर्सन जो होता है, वो वैसा वाला होता है जो कि रियलिटी में जीना सीखता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि रियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। रियलिटी प्रिंसिपल जो है ना, वो सेकेंडरी प्रोसेस पे काम करता है। रियलिटी प्रिंसिपल तो समझ आ गया ना, ये जिसके अंदर हम लोग रियल लाइफ के अंदर जीते हैं, यानी हम उसके अंदर कुछ भी इमेजिन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो एक तरीके से सेकेंडरी प्रोसेस पे काम करता है। अब सेकेंडरी प्रोसेस क्या होता है? सेकेंडरी प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस इन विच द पर्सन tries to find the solutions to satisfy the needs. To satisfy the need, it make plans and test the plans whether it will fulfill the needs or not. This process is called reality testing. अब देखो, ये इतने से इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर ही तीन चीजें एक्सप्लेन हो गई। पहला रियलिटी प्रिंसिपल, दूसरा सेकेंडरी प्रोसेस, तीसरा रियलिटी टेस्टिंग। अब इसको थोड़े से ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो क्या है। रियलिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जब आपको कोई चीज रियल में चाहिए, तो आप उस चीज के लिए जो आप उस चीज को सच में इमेजिन करोगे, यानी उस चीज को सच में सोचोगे। आप उसके लिए ऐसा ख्याली पुलाव बनाते नहीं रहोगे कि ना मैं ऐसे करूंगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूंगी तो ऐसे हो जाएगा। रियलिटी प्रिंसिपल का काम होता है कि उस चीज को रियल में अगर आप चाहते हो ना, तो उसके लिए आपने सेकेंडरी प्रोसेस काम में लेना होता है। सेकेंडरी प्रोसेस का मतलब होता है, इसके अंदर क्या होता है ना, एक जो पर्सन है ना, वो सॉल्यूशंस ढूंढता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। यानी आपने इमेजिन करा कि भाई मुझे तो जेआरएफ चाहिए, ठीक है। ये आपकी रियलिटी है कि भाई मेरे को जेआरएफ चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास जेआरएफ है नहीं। तो अब आप उसके लिए सेकेंडरी प्रोसेस क्या लगाओगे कि भाई मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं बहुत सारी मेहनत कर रही हूँ। तो ये क्या है, ये आपके उस प्रॉब्लम को, ये आपकी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। और ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस हो गए। तो इससे अल्टीमेटली आप इसको ट्रायल एंड एरर करके देखोगे। यानी रियलिटी टेस्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि आप प्लान्स बनाओगे,
कि भाई मैंने पिछले 5-6 साल के पेपर सॉल्व कर लिए, मैंने मेरा सिलेबस भी कवर कर लिया है, तो अब इससे क्या रिजल्ट रहता है। तो आप उन प्रिंसिपल्स को टेस्ट कर रहे हो, आपने जो प्लान्स बनाए हैं उन सबको टेस्ट कर रहे हो कि भाई ये मेरी मेरी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए या फिर मेरी जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये सही है या नहीं है जो प्लान्स मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रियलिटी टेस्टिंग। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ईगो जो होती है ना वो एक पर्सन के एक्शंस का गेटवे होती है। गेटवे का मतलब होता है कि आप जो भी एक्शन कर रहे हैं ना वो आपके ईगो से पास होके जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग गेटवे बोलते हैं, यानी किसी चीज को पास थ्रू होने के लिए या फिर किसी चीज को फिल्टर करने के लिए जो भी एक्शन आप कर रहे हो उसको फिल्टर करने के लिए या फिर उसको पास होने के लिए ईगो से पास होके निकलना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है सुपर ईगो। अब मैं सुपर ईगो पे जाने से पहले आपको जैसे मैंने इड के आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए थे उसी तरीके के ईगो के भी स्पेसिफिक पॉइंट्स बता देती हूँ आपको। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कई बार पूछ लेते हैं कि ये वाली टर्म जो है या फिर ये वाली जो इमेज मेंटेन करना है या फिर ऐसा वाला जो काम है वो कौन सी स्टेज में होता है, या इड में होता है, ईगो में होता है या सुपर ईगो में होता है। तो इसके अंदर हम लोग ईगो को देख लेते हैं। ईगो का मतलब क्या होता है, रियलिटी। ठीक है, इसमें आप लोग को क्या बताता है ईगो, डिफरेंस करना बताता है माइंड इमेज और आपकी रियलिटी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पार्शली कॉन्शियस और पार्शली अनकॉन्शियस स्टेज में सोचते हैं। ये जो है वो एक तरीके से हम लोग हमारे सेल्फ के लिए काम कर रहे होते हैं लेकिन पार्शली कॉन्शियस और पार्शली अनकॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं। आपका जो ईगो होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, रियलिटी को फुलफिल करने के लिए हम लोग सेकेंडरी प्रोसेस काम में लेते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर हम लोग रियलिटी टेस्टिंग करते हैं। जो भी प्लान्स हम लोग बना रहे होते हैं उन प्लान्स को ये देखने के लिए कि क्या वो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, और ईगो जो है वो एक तरीके से पर्सन के एक्शंस का गेटवे होता है। ओके, आई होप आपको ईगो क्लियर हो गया होगा एकदम। अब चलते हैं हम लोग सुपर ईगो पे। सुपर ईगो क्या होता है, ये थर्ड स्टेज है आपकी पर्सनालिटी की और सबसे हायर लेवल ऑफ मतलब इसमें थर्ड लेवल ऑफ सिस्टम है पर्सनालिटी का। इसमें हायर और लोअर लेवल का कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इट इज ए इंटरनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज। क्या होता है, इंटरनल रिप्रेजेंटेटिव होता है आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज या फिर आपके आइडियाज या फिर आपकी सोसाइटी ने जो भी आपको सिखाया है या फिर एक बच्चे को उसके पेरेंट्स ने जो भी सिखाया है। ठीक है, यानी जो सुपर ईगो होता है वो आपके अंदर जो आपके मम्मी पापा ने या फिर आपकी सोसाइटी ने जो विचार डाले हैं, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज आपको दी है या जो आइडियाज आपके ब्रेन के अंदर डाले हैं उसको हम लोग सुपर ईगो बोलते हैं। जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि भाई रोज सुबह उठ के आपने मम्मी पापा को प्रणाम बोलना है या फिर है ना आप लोगों ने ऐसे ऐसे टाइप के कपड़े पहनने हैं या फिर आपने है ना हमें डेली पूजा करनी है, भगवान के सामने हाथ जोड़ने हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके के ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, कुछ आइडियल्स हैं जो आपके आपको बचपन से सीखने को मिल रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स आपको ये चीज को सिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो जो वैल्यूज जो आइडियल्स होते हैं ना इनको रिप्रेजेंट करने वाला होता है आपका सुपर ईगो। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी ना आपको, एक सेकंड के अंदर एक्सप्लेन हो जाएगा ये सुपर ईगो, इड और ईगो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सुपर ईगो के काम क्या क्या होते हैं। सुपर ईगो क्या होता है, इट इनहिबिट द इंपल्स ऑफ इड। यानी जो सुपर ईगो, अगर सुपर ईगो इधर जा रहा है ना तो आपका इड जो है ना वो इधर जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमेशा नेगेटिव मतलब एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव में ही काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जो है वो अगर आपको पॉजिटिव में लीड कर रहा होता है ना तो एक आपको नेगेटिव में लीड कर रहा होता है। ये दोनों जो है वो हमेशा ऑपोजिट ही चलते हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। और जो बेचारा ईगो होता है ना वो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ होता है और इन दोनों के बीच का कोई सोल्यूशन ढूंढने का काम कर रहा होता है। ये बहुत सिंपल लॉजिक है जो आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कि अगर आपका इड जो है वो जिद की तरफ जा रहा है यानी नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है तो आपका जो सुपर ईगो होगा ना वो आपको एकदम ऐसा दया भाव वाली स्टेज में ले जाएगा कि नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए हमें, ये तो एकदम पाप ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सुपर ईगो इस चीज पे ले जाता है आपको। लेकिन जो आपका ईगो होता है ना वो आपको पार्शली कॉन्शियस और पार्शली अनकॉन्शियस, जो टर्म मैंने आपको बताई थी ऊपर, उस चीज से लॉजिकली आपको थिंक करने के लिए बोलेगा और उसमें से आपको ये बोलेगा कि ठीक है इसमें से ये वाला पार्ट एकदम सही है, इसको हम लोग कर सकते हैं, और इसमें से ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सही नहीं है तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। तो एक तरीके से इन दोनों के, इड और सुपर ईगो के बीच का रास्ता जो होता है वो हमारा ईगो होता है हमेशा।
ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है हमारा सुपर ईगो, इट परस्यूज द ईगो टू सब्स्टिट्यूट मॉरलिस्टिक गोल्स टू रियलिस्टिक गोल्स। ऑब्वियस बात है, जो आपका ईगो होता है ना, उसके अंदर आप क्या करते हैं ना, मॉरलिस्टिक सोचते हैं, नहीं सॉरी, सुपर ईगो जो होता है ना, उसके अंदर आप क्या हमेशा मॉरल्स और वैल्यूज और ट्रेडिशंस और आइडियल्स हमेशा इनकी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका ईगो होता है ना, वो आपको हेल्प करता है इस सुपर ईगो वाले यानी इस ट्रेडिशनल वैल्यू वाली चीज से बाहर निकल के और रियलिटी में जीने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। वही इंटरमीडिएट वाला रास्ता वाली ही बात हो गई, ठीक है। और जो आपको सुपर ईगो होता है ना, वो क्या करता है, आपको स्ट्राइव करता है परफेक्शन के लिए। स्ट्राइव का मतलब होता है कि आपको हमेशा परफेक्शन की भूख रहती है इसके अंदर, कि भाई जो भी करना है वो मुझे एकदम परफेक्ट करना है, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए करना है, अपने आइडियल्स को फॉलो करते हुए रहना, मेरे मॉरल वैल्यूज खराब नहीं होने चाहिए। ऐसी चीज को जो है वो लीड करता है सुपर ईगो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे तीनों। अब मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या है। सबसे हम लोग देखते हैं इड, सुपर ईगो और ईगो। पहले इसका ये इंटरनल वाला रीड करते हैं, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ सिंपल सा। आई वांट टू डू दैट नाउ, इट्स नॉट राइट टू डू दैट एंड मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज। आपको वर्ड से ही समझ आ गया होगा, इड जो है वो एकदम जिद वाली लेवल है कि भाई मुझे तो ये अभी के अभी ही करना है, ठीक है। सुपर ईगो बोलता है कि यार ये जो कर रहे हैं ना वो सही नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए हमें। और जो ईगो है ना, वो बेचारा बोल रहा है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, यानी ठीक है अगर ऐसे नहीं हो रहा तो इस काम को दूसरे रास्ते से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि एक स्ट्रेंजर जा रहा है रास्ते में, ठीक है। उसके हाथ में क्या है, आइसक्रीम है। आइसक्रीम गर्मी के टाइम में वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। तो उसके हाथ में आइसक्रीम है। अब उसके पास से एक छोटा सा बच्चा निकल रहा है, ठीक है। अब जब वो बच्चा इड वाली स्टेज के अंदर है ना, तो वो इड वाली स्टेज में क्या बोलेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि भाई ये स्ट्रेंजर है या ये आइसक्रीम खा रहा है या क्या है। वो इड वाली स्टेज के अंदर यानी वो एकदम जिद वाली स्टेज पे, तो वो यही बोलेगा कि मुझे तो ये अभी के अभी ही चाहिए। वो अनकॉन्शियसली सोचेगा, अनकॉन्शियसली मतलब अनकॉन्शियसली है तो वो सोचेगा नहीं कुछ भी, और ये स्ट्रेंजर के हाथ से आइसक्रीम लेके वो आइसक्रीम खाने के लेवल तक भी आ जाता है, ठीक है, ठीक है। और जो आपका सुपर ईगो वाली स्टेज होती है ना, तो उस टाइम पे वो क्या होता है ना, वही सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। उस टाइम पे उसके इंसान के पास आइसक्रीम है, तो जो बच्चा है वो सुपर ईगो वाले लेवल पे क्या सोचता है, यार ये तो स्ट्रेंजर है, मैं इसके हाथ से आइसक्रीम नहीं ले सकता, ये तो मेरी मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है, ऐसे कैसे मैं किसी के हाथ से किसी की आइसक्रीम छीन सकता हूँ, है ना। तो ये वाली जो थिंकिंग आती है ना आपके ब्रेन में, कि आपके मन के अंदर एकदम से वो मॉरल वैल्यूज जाग जाती है आपकी, जो आपने सिक्स फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ी होती है ना। तो वो वाली जो लेवल आती है वो हमारी सुपर ईगो वाली आती है, यानी हर चीज को सही करना, ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉरल्स के साथ में करना, वो आपकी सुपर ईगो में आता है। फिर अब देखो, आइसक्रीम तो खानी है अल्टीमेटली, तो आपका जो ईगो है ना, वो बेचारा अच्छा सा बच्चा बन के ऐसे बोलता है कि यार जब इतनी आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, तो अपन क्यों नहीं अपने ही पैसे से खरीद लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको आइसक्रीम भी मिल जाएगी, आपका ईगो भी सेटिस्फाई, आपका इड भी सेटिस्फाई, आपका सुपर ईगो भी है सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये जो था, ये सिंपल सा एग्जांपल था जिससे कि आप लोग इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों को रिलेट कर सकते हैं। इड के अंदर भाई आइसक्रीम चाहिए, चाहे उसके हाथ से छीन के खानी पड़े ठीक है। सुपर ईगो के अंदर, जिसके अंदर ये है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे किसी के हाथ से छीन सकते हैं, ये तो मेरी मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है, ये जो है वो सुपर ईगो बोलता है। लेकिन जो ईगो है वो क्या बोलता है कि भाई अगर आइसक्रीम खानी है तो अपने ही पैसों से खरीद लो, क्या दिक्कत है, आइसक्रीम तो मिल ही रही है, जरूरी नहीं है फिर क्यों किसी से छीन के खानी, ठीक है। आई होप आपको फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी समझ आ गई होगी। तो हमारा आज का जो सेशन था वो इतना ही था। आई होप आपको सारा लेसन अच्छा लगा होगा, आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आ रहा होगा, आपको चीजें समझ आ रही होगी, आपको साइको एनालिटिकल थ्योरी के इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों सिस्टम समझ आए होंगे। तो बस बने रहिए चैनल के साथ में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको मेरे चैनल के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जब भी मैं नया लेसन अपलोड करूंगी तब। और बस बने रहिए चैनल के साथ में, ताकि हम लोग हमारी नेट और जेआरएफ की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से करें। थैंक यू सो मच।